नमस्कार। स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। कल हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 किया था जिसमें 65 प्रश्न लिए थे। उसी के आगे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ये भाग 2 है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 67 है, भौं निबंध के लेखक कौन हैं? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, सी हरिशंकर परसाई, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है भौं, नाक, जो भी शरीर के अंगों के नाम पर जो भी निबंध रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान होगा प्रिय प्रवास, ये है हरिऔध की रचना है। रंग में भंग, ये है मैथिली शरण गुप्त की। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की। और मृत्युंजय जो है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ए खड़ी बोली में, बी अवधी में, या सी ब्रज भाषा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 71 है, शांत रस का स्थायी भाव है? ए रति, बी शोक, सी निर्वेद, डी विस्मय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वेद। ये शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। प्रश्न नंबर 72, संचारी भावों की संख्या मानी गई है? तो इसका सही आंसर है संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73 है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी भोगवाद, या डी अनुमितिवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पत्तिवाद। ये भट्ट लोलट का प्रतिपादित मत है। प्रश्न नंबर 74 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी खुशी मनाना।
अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। ए सुंदर वस्तु में और गुण होना, बी सुगंध से युक्त आभूषण, सी सुंदर आभूषण होना, या डी सुगंधित होना। तो इसका सही आंसर है सोने में सुगंध मुहावरे का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। प्रश्न नंबर 76 है, ज्यों ज्यों पट झटकती हटती हसती नचावती नैन, और त्यों त्यों निपट उदाहरण फगुआ देत बने न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें जो अनुभाव है वो ऑप्शन देखिए, तो इसमें जो अनुभाव था उस पंक्ति में वो था कायक अनुभाव। प्रश्न नंबर 77 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन, डी क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर है रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी वामन। प्रश्न नंबर 78 है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, बी जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका सही आंसर है किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो जन्म से अपंग हो, बी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, सी जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, डी जो जन्म से कुरूप हो। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। प्रश्न नंबर 80, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए जो बहुत जानकार हो, बी जानने की इच्छा रखने वाला, सी जो अध्ययनशील हो, डी जो कम जानता हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत जानकार हो। प्रश्न नंबर 81 है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर बताना है खचाखच। खचाखच जो है वो देसी शब्द है। टिकटघर शंकर शब्द है। सांप तद्भव शब्द है और मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर 82 के निम्न में से तत्सम शब्द है। मेघ, बी ठेस, सी भौरा, डी जेठ। तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेघ जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 83 है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी कुंवर नारायण,
ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर है कुआनो नदी काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? ए महादेवी वर्मा, बी मीराबाई, सी सैजोबाई, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर है मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए शेरजंग गर्ग, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी प्रभाकर क्षोत्रिय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कविता की तीसरी आंख के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर क्षोत्रिय। अगला प्रश्न है अब्दुल बिस्मिल्ला कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? ऑप्शन ए कबीर के जीवन काल का, ऑप्शन बी भारत की सांप्रदायिक समस्या का, ऑप्शन सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बनारस के बुनकरों के जीवन संघर्ष का इस उपन्यास में ये अब्दुल बिस्मिल्ला का उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष का चित्रण है। प्रश्न नंबर 88 है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा? ऑप्शन ए दुर्वासा को, ऑप्शन बी परशुराम को, ऑप्शन सी वशिष्ठ को, ऑप्शन डी विश्वामित्र को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा है कालिदास ने। प्रश्न नंबर 89 है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त ने अलका से कहा यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है मोरेश मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? ए बाबू गुलाब राय, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या डी सरदार पूर सिंह। तो मोरेशी मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 91 है तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रमेश कुंतल मेघ, बी माता प्रसाद गुप्त, सी अशोक वाजपेयी, या फिर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो तुलसी आधुनिक वातायन से ये इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? ए तुलसीदास, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी तोड़ती पत्थर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल की रचना इनमें से कौन सी है? जख्म पर धूल, ये मलयज की रचना है। पहाड़ पर लालटेन लीलाधर जगूड़ी की है। ये मंगलेश डबराल की रचना है ऑप्शन नंबर बी पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए तरुणी, बी प्रमदा, सी ललाम, या डी ललना।
तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ललना। अगला प्रश्न है, तरकस का पर्यायवाची शब्द है ए तीर, बी धनुष, सी प्रत्यंचा या डी निशंग। तो तरकस का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर डी, निशंग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ए ग्रियर्सन, बी मिश्रबंधु, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। अगला प्रश्न है, अधहर का कवि किसे कहा गया है? ए दिनकर को, बी त्रिलोचन को, सी अज्ञे को या फिर डी गिरिराज किशोर को, गिरिजा कुमार माथुर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर को अधहर का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? ए शंभुनाथ सिंह, बी अज्ञे, सी नरेश मेहता या डी उमा शंकर तिवारी। तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, कबीर को। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंद्र युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या फिर डी प्रगतिवादी युग। तो इसका सही आंसर है, समस्या पूर्ति जिस युग की विशेषता है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंद्र युग। प्रश्न नंबर 101 है कि कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? ए गढ़वाली, बी कुमाऊनी या सी कोंकणी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी। ये पहाड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा तथा राजभाषा दोनों हैं। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। या डी अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो इनमें से जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाष्य से। अगला प्रश्न है, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत को या पाली को या संस्कृत को या फिर हिंदी को? तो ये कहा जाता है पाली भाषा को। अगला प्रश्न है, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? ए प्राकृत तथा अपभ्रंश, बी संस्कृत तथा प्राकृत या सी अपभ्रंश तथा हिंदी या डी संस्कृत तथा हिंदी। तो इसका सही आंसर है, हेमचंद ने जो व्याकरण की रचना की वो की है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत तथा अपभ्रंश की। अगला प्रश्न है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ए शिवपूजन सहाय, बी किशोरीदास वाजपेयी या सी रामचंद्र शुक्ल या डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन सहाय की ये रचना है व्याकरण दर्पण।
अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही या फिर डी अंगिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मगही पटना में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, बी नेपाली, सी मराठी या डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है देवनागरी जो है उर्दू की लिपि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या दक्षिणी। तो इनमें से हिंदी की उपभाषा नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है सांख्य कारिका के जो रचयिता हैं वो हैं ईश्वर कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरुष। अगला प्रश्न है, अदातम रूप है? तो अदातम रूप है ये है ऑप्शन नंबर बी लंग मध्यम पुरुष द्विवचन। अगला प्रश्न है, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महत। अगला प्रश्न है, मेपोल सिद्धांत में मेपोल क्या है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी में नहीं आता है, ये डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक खंबा। अगला प्रश्न है, क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? का, खा, गा या राला बा, पा, फा, बा। तो ग्रिम नियम का जो त्रिभुज बनता है वो उसमें स्वर होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, सुमद्रम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव या फिर डी षष्ठी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रम में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व या फिर डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है। अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है, सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? ए 3, बी 5, सी 7 या डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसार अव्यक्त है? ए पुरुष, बी ईश्वर, सी प्रकृति या डी इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य मतानुसार अव्यक्त है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति।
प्रश्न नंबर 121 है, सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है। ए रजोगुण, बी प्रधान, सी सत्वगुण या डी इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से जो संबद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी सत्वगुण से। प्रश्न नंबर 122, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है। ए शुद्धाद्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद या फिर डी द्वैताद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर है वेदांत सार में वेदांत के जो मत का निरूपण है वो है ऑप्शन नंबर बी अद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 123 है, वेदांत के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है। ए पृथ्वी जल वायु तेजस आकाश, बी आकाश तेजस वायु जल पृथ्वी या सी आकाश वायु तेजस जल पृथ्वी या डी आकाश जल वायु तेजस पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है वेदांत के अनुसार सृष्टि के क्रम में पंचभूतों की जो उत्पत्ति का क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी आकाश वायु तेजस जल और पृथ्वी। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई। ऐस क्रीडत कूप्यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो ये सूक्ति किससे ली गई है, किस रचना से ली गई है। तो ये ली गई है स्वप्न वासदत्तम से। अगला प्रश्न है और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, मृच्छकटतम का नायक कौन है। ए शकार, बी दुर्योधन, सी संवाहक या फिर डी चारुदत्त। तो मृच्छकटतम का जो नायक है वो है ऑप्शन नंबर डी चारुदत्त। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।